जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज आपको पढ़ाने वाले प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे टॉपिक को, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करा, बहुत अच्छे से करा, बड़े आराम से करा, तसल्ली से करें। अगर आप वो पिछली वीडियो देखते हैं जाके, अगर आप देख कर आए तो ज़रूर मज़ा आ रहा होगा आपको देख मेरे साथ जुड़े हुए। और आज आप इसी कड़ी में अगली वीडियो में आज पढ़ रहे होंगे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो साइंस आपकी बेहतर नहीं बेहतरीन करके छोड़ेंगे। और आपके वो कई कॉन्सेप्ट ऐसे कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकली हम समझा देंगे उस टॉपिक को। और ये हमारा आपसे वादा है कि हम हमेशा क्लास आपको अपलोड करके देते रहेंगे। बस आप एक काम कर दो आज मेरे कहने से, कि जो इस वाली वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने कम से कम 4-5 दोस्तों में शेयर कर दो। यहाँ से हमारा थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं और वीडियो में थोड़ी रीच बढ़ सकती है। थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, मेहनत करते हुए, मेहनत डेली लगती है। तो मेरे भाई थोड़ा सा कर दो ये वाला काम। अब बाकी हम पढ़ाते तो इसमें बातें तो करते नहीं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। आपको सिर्फ टाइम टू टाइम जितना पढ़ाने को होता है उतना पढ़ाते हैं, उसके बाद वीडियो ऑफ कर देते हैं सीधी। ओके, आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते बिना देरी के। हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की। इससे पहले बेटा हम इंद्रधनुष वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्रकीर्णन पढ़ चुके हैं, विवर्तन पढ़ चुके हैं, व्यतिकरण पढ़ चुके हैं, है ना। इसकी सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा रही है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आ जाओ मेरे भाई, होता क्या है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। हमने कहा प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जब मैंने कराया था तो प्रकाश किस प्रकृति की थी, कण प्रकृति की या वेव कण। जब पार्टिकल नेचर का हमारा माना था प्रकाश, जब प्रकाश हमारा पार्टिकल नेचर था, तब मैंने ये बताया था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है। और प्रकाश के बंडल होते हैं जिनको फोटोन कहा जाता है ना। इधर आ जाओ सौरभ, इधर देखो। ये बताओ कि अगर मान लिया कोई धातु है, इसके ऊपर प्रकाश की किरण डाली जाती है, कोई धातु है जिससे प्रकाश की किरण डाली जा रही है, जो कि आपको दिखाई जा रही है। प्रकाश की किरण डालेंगे, इसकी कुछ तरंगदैर्घ्य होगी। जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इसकी ऊर्जा होगी। मैंने बोला कि प्रकाश बंडलों के फॉर्म में चलता, पार्टिकल फॉर्म में हमारा, तभी हमारा एक्सप्लेन करते हैं किसको, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को। और हम विवर्तन व्यतिकरण को एक्सप्लेन करते समय हम प्रकाश को वेव नेचर मानते हैं, कैसा, तरंग की प्रकृति का। अच्छा, मैंने कहा ये प्रकाश हमारा गया और इसको मैंने कण माना। मैंने कहा इसमें फोटोन है, इसमें ऊर्जा के पैकेट है, जिसकी ऊर्जा एक पैकेट की hν है। hν का पैकेट डाला। अच्छा, इसका मतलब इसकी आवृत्ति है, न्यू फ्रिक्वेंसी है। इसका मतलब आप कह रहे हैं इसकी ऊर्जा है वो hν के बराबर है। h हमारी क्या थी, हमारी प्लांक नियतांक था, और न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी थी। ये फ्रिक्वेंसी इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लिया कि यहाँ से मैंने 100 जूल की एनर्जी डाली, जो प्रकाश डाला वो 100 जूल का, और इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए चाहिए 50। तो मेरे भाई 100 वाला डालोगे तो 50 निकालने में खर्च हो जाएगा, इसके बाहर लाने में, और 50 जूल एनर्जी निकाल के गतिज ऊर्जा के ऊपर बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। बताना क्या चाहते हो सर, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। एक बार परिभाषा पढ़ो, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। अगर दिमाग में ना बैठा फिर हम आपके लिए तैयार है। देखो क्या लिखा हुआ है, जब एक उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण किसी धातु की चादर पर गिराई जाती है, मतलब एक ऐसी आवृत्ति होनी चाहिए जब मेरे भाई जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी भाई तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, जितना न्यू बढ़ाओगे उतनी तो ऊर्जा ज्यादा होगी। तो ये कहा गया एक उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण किसी धातु की चादर पर गिराई जाती है तो इस चादर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो इस चादर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है, निकलने लगते हैं। और यह घटना प्रकाश वैद्युत, अब थोड़ा समझ में आया होगा कि मान लिया कोई धातु की चादर है, उस पर प्रकाश गिराया, वो प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति का है, मतलब वो हमें चाहिए उतनी आवृत्ति, उस आवृत्ति का अगर प्रकाश गिराओगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना शुरू हो जाएगा, जो प्रकाश का उत्सर्जन होगा उस वाली धातु से, यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्या समझ में आया बोलो? अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब मैं समझाने जा रहा दोबारा से। मैंने कहा कि एक विकिरण गिराई मैंने प्रकाश की, इसकी ऊर्जा hν। मैंने कहा इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए
हमें चाहिए 200 जूल ऊर्जा और इसमें मेरे भाई 300 जूल, तो 300 जूल वाला गिरेगा तो इस 200 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाहर। अच्छा मैंने कहा मान लिया कि 250 जूल वाला आया तब भी निकाल ले जाएगा इसको। 200 जूल ऊर्जा निकालने में खर्च होगी, 50 जूल निकाल के चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आई? मैंने कहा अगर 205 कर दे तो 205 जूल वाला आएगा वो भी निकाल ले जाएगा। 202 वाला, 201 वाला, 200 वाला इस इलेक्ट्रॉन को निकाल तो लेगा लेकिन बाहर नहीं ले जा पाएगा। अच्छा मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे धातु से, जो मिनिमम आवृत्ति चाहिए, मिनिमम ऊर्जा चाहिए प्रकाश की, उसको कहते हैं दैलीय आवृत्ति। जो कम से कम ऊर्जा चाहिए, जो मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल दे इस धातु से। अब इसी हेडिंग को पढ़ेंगे अब आगे चल के। देखो ये लिखा हुआ है, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटोन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकला ये कैसा है? फोटोन इलेक्ट्रॉन। क्या है? फोटोन इलेक्ट्रॉन। आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं, देखो ध्यान दो, दैलीय आवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें क्या होगा? फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति। अरे मेरे भाई इस चादर पे जब आप गिरा रहे थे प्रकाश की किरण, उसकी न्यूनतम आवृत्ति उतनी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो। दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैलीय आवृत्ति कहलाती है। बात समझ में आई? दैलीय आवृत्ति वो आवृत्ति है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर निकालना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो इतनी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर ये 200 जूल के साथ निकलेगा, मान लिया 201 जूल से अगर निकला तो मिनिमम है 201 जूल। ये 201 जूल जब गिराओगे तब ये 200 जूल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना होगा। क्या कहते हो? ये कहा मैंने कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 200 जूल चाहिए, तो कम से कम 200 जूल तो गिरानी पड़ेगी आपको ऊर्जा। और जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है, और एच न्यू का मतलब इसका फ्रिक्वेंसी का गुणा है। तो कहते हैं मिनिमम आवृत्ति चाहिए, वो मिनिमम आवृत्ति चाहिए। क्या लिखा हुआ है बेटा? दोबारा पढ़ लो। इसमें ये लिखा हुआ है कि फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति, आवृत्ति तो ही ऊर्जा है, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा। ई बराबर एच न्यू। क्या कहते हो? समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो, दैलीय आवृत्ति कहलाती है। अच्छा आगे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन, उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन का निकलना या निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या ना निकलेगा ये किस पर डिपेंड करेगा? तो लिखा है ये विकिरण की आवृत्ति पर। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 100 जूल चाहिए, अगर आपकी विकिरण की आवृत्ति है ना, वो उसकी जो विकिरण की ऊर्जा है वो 50 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना? तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का निकलना या ना निकलना विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा आगे क्या लिखा है? निकलते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर। विकिरण की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। विकिरण की तीव्रता कहें तो जितनी ज्यादा एनर्जी का आप प्रकाश गिराएंगे, जितना ज्यादा एनर्जी का प्रकाश गिराएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने होगा किसी धातु से। जैसे मैंने कहा 100 वाट का बल्ब, फिर 200 वाट का बल्ब, जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। बात समझ पा रहे हो? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव समझ में आया? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव अगर समझ में आ गया इतना ही पूछा जाएगा तुमसे, यही परिभाषा है इसकी। अच्छा ये आ जाओ, ये बात जरूर ध्यान रखना, इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया, रेड कलर का यूज कर देते जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। आगे लिखा मैंने कलर थ्योरी। क्या आपने कभी रंग मिलाए? रंग मिला के आपने रंग नया बना दिया होगा, और ऐसा आपने कई बार करा होगा। ये प्रश्न आ जाता है, ये प्रश्न पूछा है रेलवे ने मेरे भाई, और मैं आपको ऐसे सिखा देंगे जैसे आपने कभी सीखा ही ना हो। आपको एकदम ऐसा लगेगा ये तो अब याद ही नहीं करना पड़ेगा। रंगों को ऐसे मिक्स करा देंगे कि आपको अगर 3 रंगों के 3 के 6 बना देंगे। आपके 3 रंग में 6 हैं तुम्हारे पास, ठीक है? आ जाओ। मैंने यहाँ पर डाला बेटा प्रकाश के प्राथमिक रंग। हम कलर थ्योरी में पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश के प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से आपके पास जरूरी है अगर रंग बनाना है? तो मैंने कहा लाल, हरा और नीला अगर आपको है, अगर तीनों कलर्स को मिला दो। मैंने कहा एक टॉर्च रेड कलर की है, एक नीले की और एक हरे की, तीनों को मिला दो तो जो आपको कलर दिखाई देगा वो सफेद दिखाई देगा। कैसी लाइट? वाइट लाइट। कैसी लाइट बेटा? मैंने कहा कौन कौन से प्राथमिक रंग है? तो आपने कहा लाल है, हरा है और
लाल हरा नीला अगर 3 लाइटों को मिला दें तो मेरे भाई सफ़ेद कलर दिखाई देता है। अगर आपके मोबाइल की लाइट सफ़ेद है इसका मतलब वहाँ पे इन तीनों कलर्स का मिक्सर आ रहा है। और अगर लाइट ब्लैक है, अरे ब्लैक होता तो है वॉलपेपर, ब्लैक होता है ना। अगर लाइट ब्लैक है तो वहाँ पर किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर ब्लैक होता है, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में अगर आप रंग बिरंगे वॉलपेपर लगाए होंगे तो बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती, ज़्यादा खर्च होती है। अगर वहीं पीछे की तरफ ब्लैक लगा लो, ब्लैक वॉलपेपर, अरे देखा है जब बैटरी खर्च होने पे आती है, जब 10% बचती है, 5% बचती है, 5% बचने के बाद मोबाइल सजेशन देता है कि पावर सेविंग मोड पे लगाइए मोबाइल को। देखा है कभी ने मोबाइल में? अगर देखा हो कि पावर सेविंग मोड पे क्लिक करते ही पीछे का सब बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब पावर सेविंग स्टार्ट। तो इसका मतलब आपको मोबाइल का बैकग्राउंड कैसा रखना चाहिए? ब्लैक रखना चाहिए। और मेरे मोबाइल में ज़्यादातर ब्लैक रहता, आंखों के लिए भी सही रहता है, और रात में तो करते ही ब्लैक। वैसे दिन में वाली से वाइट कर ले, कभी कम दिखता है दिन में, लेकिन अगर ब्लैक रखोगे तो बैटरी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि रंगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रंगों में बैटरी खर्च ही नहीं होगी। तो मैंने कहा अगर ब्लैक है तो ब्लैक में कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर लाल हरा पीला लगाए हुए वॉलपेपर तो बैटरी ज़्यादा खर्च होगी आपकी, ठीक है। यहाँ से एक नई चीज़ आपको पढ़ने को मिली होगी। और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, तभी तो मोबाइल कहता है कि जब 2% रहती सुपर पावर सेविंग मोड लगाता है, फिर पूरा ब्लैक कर देता पीछे की तरफ। एक मिनट, देखो कलर कॉम्बिनेशन समझाने जा रहे हैं। इसका यूज किस में होगा? प्राथमिक रंग का कलर टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। बात समझ में आ रही है? इन कलर्स का यूज, टीवी रंग बिरंगी दिखती है क्या? मोबाइल रंग बिरंगा तुम्हारा होगा, हमारा नहीं है मेरे भाई, हमारा पूरा ब्लैक ब्लैक रहता हमेशा ज़्यादातर, है ना। आगे आ जाओ। अब हम बढ़ाने जा रहे हैं आपको कलर कॉम्बिनेशन। बड़े ध्यान से सोचना है, बड़े ध्यान से देखना है, इस वाले पे ध्यान दो कि ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बना लो, लाल हरा और लाल हरा और लाल हरा और लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला। अच्छा, आप जब लाल और हरे को मिलाओगे, अभी लो क्वेश्चन पूछेंगे पिछले वाले, लाल और हरे को मिलाओगे तो कैसा कलर बनेगा? पीला बनेगा। अगर हरा और नीला मिलाया तो क्या बनेगा? श्यान पीको कलर देखा है? पीको कलर, अरे मेरे भाई हरा और नीला मिला दोगे तो पीको कलर बन जाता है। श्यान है फिरोजी, लाल और नीला मिलाया तो कैसा बना? मैजेंटा। अच्छा, एक चीज और पे ध्यान देना, अगर आपने लाल और हरा और नीला तीनों मिक्सर कर दिया तो कैसा बनेगा? इस ट्रायंगल पे वो कलर का कॉम्बिनेशन सब पढ़ा देंगे, आपको याद भी हो जाएगा। बड़े ध्यान देना। अच्छा, तुम लाल हरा नीला याद है तुम्हें? लाल हरा नीला ट्रायंगल बना लोगे, याद रखो ऊपर की तरफ पीला और नीचे की तरफ श्यान, इधर मैजेंटा है। क्या कहते हो? ठीक है। मैजेंटा नारंगी होता है क्या? और कोई कलर होता है मैजेंटा? मैजेंटा कैसा होता है? मैजेंटा कलर तब बनता है जब लाल और नीला मिलाया जाता है, लाल और नीला मिलता है तब बनता है हमारा मैजेंटा। अच्छा, याद करो, मैंने कहा लाल प्लस नीला यहाँ पे लिखा है बेटा, मैंने कहा लाल प्लस नीला दैट इज कॉल्ड लाल प्लस हरा दैट इज कॉल्ड हरा प्लस नीला, हरा प्लस नीला बराबर, आपको कुछ भी नहीं रटना इसमें से मेरे भाई, है नारंगी है। अच्छा, इधर आ जाओ। मैंने कहा आज आपको कलर कॉम्बिनेशन याद करवा देना है, आपके सामने याद नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा देखो बेटा, लाल है, यहाँ पर हरा है, यहाँ पर है कैसा? नीला। याद करो यहाँ पर क्या था? पीला था, और यहाँ पर श्यान था, और यहाँ पर क्या था? मैजेंटा। यकीन मानो अगर आपसे पूछेगा नीला और लाल तो मैजेंटा, नीला और हरा और लाल तो
और अगर इन तीनों का मिक्सचर करते हैं तो मेरे भाई कैसा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सफ़ेद कलर, श्वेत सफ़ेद आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर बात समझ में आ रही है ना तो कलर कॉम्बिनेशन और पढ़ने को तैयार हो जाओ। बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, इधर से सफ़ेद मिला और इधर से मिला सियान, तो बीच वाला क्या बना? लाल और सियान का अगर मिला दोगे तो कैसा बनेगा? सफ़ेद। इधर से हरा गया और इधर से है सफ़ेद, वो मैजेंडा, तो भी क्या बना? इधर से गया नीला और इधर से गया पीला, तो क्या बनेगा? सफ़ेद बनेगा। आपने कलर कॉम्बिनेशन 3 नहीं इन 2 के मिलने से ही बन जाता है। बताएं कैसे? जब बेटा सियान और लाल मिला है ना, तो सियान में तो ऑलरेडी 2 मिक्सचर थे। ये सियान में ये दो तो पहले से मिले थे, यही तो हमारा मिक्सचर सियान था। सियान और लाल मिला है तो क्या बना? हमने आपको 3 नहीं 6 कलर कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए। कितने? 6। एक बार रिवीजन करो बेटा। हर बच्चे को, यहाँ पर बैठा हुआ बच्चा सभी बोलेगा हाँ सर समझ में आ गया है। देखो मैंने कहा ध्यान करो, लाल और सियान कैसा मिलेगा? बाय W लिखते हैं, ठीक है। मैंने कहा हरा और मैजेंडा, हरा और मैजेंडा सफेद, नीला और पीला सफेद बनेगा। ये तो 2 के बता दिए मैंने। अच्छा ये वाला याद है, लाल हरा नीला इन कोनों पे, फिर पीला मैजेंडा और नीचे की तरफ है सियान। अच्छा मैंने ये बताओ, इस हरे को मिला दें और इस लाल को बना दे तो क्या बनेगा? और हरा और नीला मिला दे तो, और नीला और लाल मिला दे तो क्या? आपके अब कलर पूछे तो बता लोगे? बता दोगे ना? तो यही कलर कॉम्बिनेशन है। इधर आपके समझ में आ गए होंगे ये वाली कलर। ये मैंने रंग मिलाए हैं, आपके इस प्रकार के रंग मिलाओगे तो इस प्रकार के कलर ही मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ और आगे थोड़े से। आपको हम सेकेंडरी कलर कराने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं द्वितीयक रंग। कैसे है? सेकेंडरी कलर है हमारे, द्वितीयक रंगों की बात करेंगे। जो हमारे द्वितीयक रंग सियान बना था, मैजेंडा बना था और येलो कहे तो बेटा पीला, मैजेंडा और सियान, ठीक है। इन तीनों को मिला के, अगर इन तीनों को मिला दें तो हमारी ब्लैक इंक बनती है। कैसी? काली स्याही, काली स्याही बनती है। ध्यान देना, आपने प्रिंटर है आपके घर पे, प्रिंटर में 4 रंग डाले जाते हैं। एक तो सियान डाला जाता है, एक मैजेंडा और येलो और एक ब्लैक इंक। और किसी भी कलर की प्रिंट निकाल है, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला होता है। ब्लैक एंड व्हाइट वाले में तो ब्लैक इंक पड़ती है। जो कलरफुल प्रिंटर होता है ना, तो देखो यहाँ पर उसमें देखना C लिखा होगा, M लिखा होगा, Y लिखा होगा और K लिखा होगा। उसके जहाँ पे रंग भरा होता है वहाँ पे लिखा होता है, ऐसे लगा सियान, मैजेंडा, येलो और काला। ये मिक्सचर होता है ना, ये 4 डिब्बी रखी होती हैं। जिस कलर की जरूरत होती है, मान लिया एडमिट कार्ड प्रिंट कराया कलर्ड, तो इसमें वो 4 ही कलर होते हैं उस प्रिंटर में। मैंने कहा इन तीनों का मिक्सचर होता है, दैट इज काली इंक, प्रिंटर में यूज करते हैं। और देखो मैंने लिख दिया, यही लिखा हुआ है जो आगे लिखा था। आगे ध्यान दो, है वही चीज यार जो पिछली बार थी। जो पिछली बार थी उससे कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी परे नहीं है। याद करो बेटा, जो अभी तक हो रहा था, अभी तक में कोनों पर वो प्राथमिक रंग रख रहे थे, लेकिन अब उन कोनों पर कैसे रंग रख रहे हैं? द्वितीयक। कहे तो पीला, सियान और मैजेंडा, और तीनों का मिक्सचर काला, ठीक है। इन तीनों का मिक्सचर काला। अच्छा ध्यान करो बेटा, ये बताओ कि इसमें आप याद कैसे रखोगे कि पीला प्लस मैजेंडा बराबर लाल बनेगा? पीला प्लस मैजेंडा बराबर कैसा बनेगा? लाल। और पीला प्लस सियान कैसा बनेगा? और सियान और मैजेंडा बना के क्या बनेगा? नीला। नीली इंक बनेगी, इंक 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 इंक। अच्छा पीला और नीला मिला दो, पीला और नीला मिला दो, काला बन जाएगा, ठीक है। कहें तो आपको थोड़ा सा इस साइड ध्यान देना चाहिए कि इसको ऐसे पढ़ लो। यहाँ पे
ये बताओ उसमें मैंने कोनों पर किसको रखा है, ये बताओ बेटा। उसमें कोनों पर रखा है मैंने किसको, द्वितीयक रंगों को। मैंने कहा मान लिया यही बना रहने दो, यही बना रहने दो। अब द्वितीयक रंगों को मिला के हमें प्राथमिक बनाना है। बेटा क्या हुआ है, द्वितीयक रंगों को मिला के प्राथमिक बना दिया इसने, यही तो हो रहा है। द्वितीयक को मिला के प्राथमिक इंक बना दिए इसने। कहे तो बेटा इस पे ध्यान देना, अगर हम इन कलर्स में अगर ऐसा एरो खींच दें, कहने का मतलब अगर इन एरो को मिटा दें तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को भी कर पाओगे। मैंने कहा द्वितीयक रंग पीला और मैजेंडा, क्या बनेगा जाके, पीला प्लस मैजेंडा। पीला प्लस मैजेंडा कैसा बना, लाल बना। ध्यान देना, पीला और सियान मिलकर क्या बनेगा, पीला और सियान मिलकर क्या बना। मैंने कहा सियान और मैजेंडा मिलकर क्या बना, नीला। आंसर आया मेरा क्या, क्या मिला पाओगे कलर, कलर मिला लोगे ना। कलर मिलाने के लिए सिर्फ याद रखो कोनों पे लाल हरा नीला और उधर पीला, फिर मैजेंडा और नीचे की तरफ सियान है, बस कलर मिल जाएंगे। आगे देखो, इसका यह चारों रंग थे ना ऊपर वाले, यह चारों प्रिंटिंग मशीन में यूज होते हैं चारों रंग। अब पूरक रंग की बात कर रहा है ये, अब पूरक रंग की बात कर रहा है। देखो ये बताओ बेटा, अगर हम रेड और सियान को मिला लें तो रंग कैसा बनेगा, वाइट। अगर कलर हुआ वो तो रंग है, अगर कलर हुआ, कलर का मतलब गुड़ी इंक हुई, अगर सियान और लाल को मिला दो तो ब्लैक इंक बनेगी। क्या कहते हो, बोलो। लाल और वो तो रंग बनता है ना, हाँ इंक ब्लैक बनेगी। देखो ना, अगर रेड प्लस सियान मिला तो व्हाइट लाइट बनेगी और ब्लैक इंक बनेगी। हाँ, लाइट से बनता है श्वेत प्रकाश और रंग से बनता है हमारा ब्लैक इंक। अगर घुले हुए रंग मिला लो तो इंक बनती है काली, काली इंक बन जाएगी। अब तुम सोच रहे होगे कि अब हम सब कलर मिला लें तो सफ़ेद रंग मिल जाएगा, सफ़ेद और काला हो जाएगा वो तो सब, तो काली इंक बनती है, वो इंक काली बनती है। लेकिन अगर आप टॉर्च वाले रंग मिलाओ, टॉर्च वाली 3 टॉर्चें दिखाओ, लाल हरा नीला, तो श्वेत प्रकाश बनेगा। लेकिन आपको जो आप कला के पेपर में ले जाते हो वो वाले कलर मिलाओ, तुम सुबह श्वेत नहीं बना और आ जाओ हमारे पास अगले दिन, बोले बताओ ये तो सर सफ़ेद बना नहीं तो कुछ और बन गया, काला काला दिख रहा है। तो ब्लैक इंक बनती है, क्या बनती है, ब्लैक इंक। देखो ग्रीन प्लस मैजेंडा, मैंने कहा ग्रीन और प्लस मैजेंडा, ग्रीन प्लस मैजेंडा, वाइट तो लाइट बनेगी, वाइट लाइट और ब्लैक, और इन्हीं को कहा जाता है मेरे भाई कंप्लीमेंट्री कलर्स, पूरक रंग। मतलब एक में क्या मिलाएं कि ताकि हमारा ये वाला बन जाए, कंप्लीमेंट्री रंग बोला जाता है। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है एक दूसरे को मिला के कंप्लीट हो रहा होता है ना, पूरक पूरा बनना होता है। अच्छा ये अगर समझ में आ गया है तो हमें लगते है अब इसके क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड, ये वाला कर लिया था शायद हमने, देखना बेटा ये क्या आया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आया था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सभी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। एक रंगीन टेलीविजन के 3 प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित होते हैं, तो लाल हरा नीला, आंसर कौन सा, बी वाला। अगले पे आ जाओ,
मैंने पढ़ाया था कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो कहेंगे मेरे भाई अनुप्रस्थ तरंग। मैंने लिखा था वहां पे, याद हो, ये क्वेश्चन पूछा गया। बताओ कैसा होगा? लाल, हरा, नीला शायद मिला है, तो आंसर होगा क्या? बहुत बढ़िया। क्या बनेगा? अब मेरे भाई हम रिवीजन करा देंगे, थोड़ा सा हमें टाइम दो बेटा। रिवीजन कराने का हमारा फर्ज बनता है यहाँ पर। मैंने कहा बेटा ऊपर कैसा था, यहाँ पर कैसा था, और यहाँ पर था, और यहाँ पर था, और यहाँ पर था, और यहाँ पर था मैजेंटा। अच्छा, मैं अगर इन सबको मिलाएंगे तो रंग कैसा बनेगा? श्वेत रंग। और लेकिन अगर हम बेटा यही हम कलर्स घुले हुए मिलाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो मेरे भाई क्या बनेगा? ब्लैक इंक। क्या बनेगी? ब्लैक। अच्छा, ये रंग तो मिलाना सिखा चुके हम आपको। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो यहाँ से है कि बताओ हरे और नीलों को मिलके क्या बनेगा, और लाल और नीला मिलके क्या बनता है? मैजेंटा। लाल और हरा बनके क्या बनता है? पीला बनता है। अच्छा, पीला और मैजेंटा मिलके क्या बनेगा? लाल। अच्छा, मैजेंटा और सियान मिलके क्या बनेगा? और पीला और सियान मिलके क्या बनेगा? हरा। बात समझ में आ रही है? ये कलर कॉम्बिनेशन गए तो ये वाले याद करें, लाल, हरा, नीला तो याद हो गया, इधर पीला, उधर मैजेंटा, नीचे की तरफ सियान। अब चाहे कुछ भी मिलवा ले। अब आपको 3-6 क्वेश्चन और बताएं, देखो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना सभी बच्चे। पहले हम लाइट की बात करेंगे, प्रकाश की बात करेंगे। मैंने कहा अगर सियान और लाल को मिलाया तो कैसा रंग? श्वेत। अगर नीला और पीला मिलाया तो बोलो ना, श्वेत, सफेद। हरा और मैजेंटा मिलाया तो सफेद। बात समझ में आ रही? अच्छा, लाल रंग और सियान रंग की स्याही मिलाई तो ब्लैक। काली इंक, ब्लैक इंक। कैसी? बीच में ब्लैक इंक रहेगी। फिर अब चाहे कोई भी करो, अगर इंक की बात करोगे तो ब्लैक इंक बनेगी। मिला लोगे ना आराम से। अच्छा, इंक मिलाएं, मैंने कहा पीली इंक और मैजेंटा इंक मिलाई तो कैसी मिलेगी? लाल। तीर लगा लोगे ना, ऐसे ऐसे तीर लगाओगे तो बीच वाला, ऐसे ऐसे लगाओगे तो ऊपर वाला, और ऐसे ऐसे लगाओगे तो बीच वाला। नीचे से जाओगे, ऊपर से जाओगे, बीच से उठाया, अगर इस बीच से उठाया तो ये वाला बना लोगे क्या? हमें लगता है ये वाला जब हमें पहली बार याद हुआ था कभी भी नहीं भूल पाए, ये हमेशा के लिए याद हो गया एक ही बार में। आगे आ जाओ। बताओ, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, बताओ। यस, मैंने कहा हमारे प्रकाश के विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों प्रकार की होती है। हिंदी थोड़ी अलग लिखी, इंग्लिश ठीक है। लाइक बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल। अगर हमारा प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारा प्रकाश कण प्रकृति का होता है तो वहां पे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव एक्सप्लेन करते हैं, है ना? यही पढ़ाया था। ओके, तो मेरे भाई यहाँ पर जाके आपका ये वाला तो खत्म हो जाता है। अब आपका मिरर और लेंस शुरू होगा, दर्पण और लेंस शुरू होने वाले हैं। ये हम बाकी चीजें थी वो सब पढ़ चुके ऑप्टिक्स में। एक सेक्शन बच रहा है हमारा मिरर और लेंस वाला, उत्तल लेंस। हाँ, इस चैप्टर के बाद फिर हमारा शायद वेव ऑप्टिक्स और बचेगा। ये हमारे ऑप्टिक्स में हमारा उत्तल और अवतल की बात फिर खत्म हो जाएगा। चलता रहेगा। देखो 30 मिनट की क्लास हुई और कंप्लीट हो गया लेक्चर। यही लिखाते रहते तो 1.25 घंटा लगता। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।